नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। इस वक्त कोई भी डाउट हो आपको मार्केट से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो कि आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं, मार्केट अपडेट। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी इस वक्त करीब 16 अंक नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके उलट कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी और यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 135 अंक ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है, तो यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी से अच्छी तेजी बैंकों से मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे इंडाइसिस की बात करेंगे तो आज आईटी शेयरों से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी कमजोर हैं। मेटल शेयरों में आज वीकनेस करीब 0.5% की देखने को मिल रही है। वहीं एफएमसीजी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों से आज सपोर्ट है बाजार में। तो वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आईटी के लिए एक अहम दिन है। टीसीएस के नतीजे जब आए उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम आईटी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। आज इन्फोसिस के भी नंबर्स आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो यह है मार्केट का एक चेक, लेकिन एक अपडेट ले लेते हैं बाजार पर कि आज क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं हमारे साथ दोनों ही। इस वक्त हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए निमेश ठक्कर मौजूद हैं और स्नेहा सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल वन से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, मार्केट पर अपनी राय दीजिए। आज एक्सपायरी का दिन भी है, एक्सपायरी किन स्तरों पर देख रही हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी रैली दिखी है हमें निफ्टी में, जो 17,000 के आसपास से हमने देखा कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। वन साइड ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स ऊपर है। अब हम अगर आप देखें तो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो कि बहुत इजीली निफ्टी ने सरपास किया। इनफैक्ट अभी जो लास्ट टाइम पिछला स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 17,800 के आसपास, उसी के पास ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से कोई ज़्यादा आपको सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में। आई वुड से करके कि डिप्स पे लॉन्ग करने की सलाह है। हालांकि अभी जो लेवल्स पे हम ट्रेड करें तो थोड़े बहुत डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो डिप्स को यूज करें और फ्रेश लॉन्ग्स करें। अभी के लिए जो सपोर्ट है वो 17,700 के आसपास है। तो अगर कोई भी डिक्लाइंस आती है यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स का, तो वहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। अपसाइड में 17,900 फॉलोड बाय 18,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर आप बैंकिंग इंडेक्स देखें तो बैंकिंग इंडेक्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और जो रिसेंटली जो हमने हाई देखा था अराउंड फेब ऑफ सीरीज के आसपास, जहाँ पे 42,000 41,900 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है। तो हर्डल्स थोड़े से ही अभी बहुत ही नजदीक है हम हर्डल्स के, बट आई वुड से करके कि मार्केट में जिस तरह की स्ट्रेंथ दिख रही है, एफआईज की जो पोजीशंस है जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अराउंड 11-12 के आसपास आ गया था, वो अब बढ़ के 35 के आसपास आ गया है और डेटा काफी इंप्रूव हो गया, काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस निकल गए हैं। तो ये मार्केट में अब आपको डिप्स यूज करने हैं टू गो लॉन्ग। सेल साइड पे पोजीशन ज्यादा नहीं बनानी है। अपसाइड में अगर आप सेलिंग पोजीशंस भी बना रहे, कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं ऑन द रेजिस्टेंस साइड्स, तो बहुत ही आपको इमीडिएटली जल्दी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ज्यादा पोजीशनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है। तेजी का मोमेंटम बाजार में कायम है और जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आए उसका आप खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। चलिए, थोड़ी देर में आपके सवाल जवाब के सिलसिले की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले जरा एक मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। आनंद राठी वेल्थ ने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी के मुनाफे में 23% और आय में 27% की ग्रोथ है। और अब कंपनी के आगे के प्लान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन आनंद राठी और डिप्टी CEO फिरोज अजीज। राठी जी और फिरोज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। राठी जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। आज देखिए, पहले तो आपको बहुत बधाई, शेयर भी आपका रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है आज। आपसे ये जानेंगे कि जो सभी वर्टिकल्स थे आपके 3, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अगर हम इंडस्ट्री से तुलना करें तो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखी है। क्या हम ये मान के चलें, ऐसी उम्मीद करें कि FY24 में भी ये मोमेंटम ऐसे ही जारी रहेगा या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज आएगा एक? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बिल्कुल सही कहना है कि परफॉर्मेंस हमारी इस साल में मार्केट बहुत अच्छा नहीं होते हुए भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और सभी में मेन तो हमारा बिजनेस
वेल्थ मैनेजमेंट का है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। दो जो बिजनेस है सब्सिडी, जो छोटे बिजनेस है पर उनमें भी ग्रोथ है। तो तीनों में एक तरह से ग्रोथ नजर आ रही है। और ये लगता है कि मोमेंटम जो ग्रोथ अभी है वो इस साल भी जारी रहेगा। एक अच्छी ग्रोथ देखने को इस साल भी मिलेगी। पिछले साल भी सभी कारणों से अगर मार्केट खराब भी है तब भी हमारी एक विश्वास है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 20-25% के आसपास जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मजबूत गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से फिरोज, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और गाइडेंस भी आपकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। क्या वजह थी इस परफॉर्मेंस के पीछे, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं? तो 4 लीवर होते हैं इस बिजनेस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम ठीक से परखें और उन पे फोकस करें तो एक तो होता है कि आपके जो क्लाइंट के पैसे बनते हैं वक्त से, कंपाउंडिंग जो होती है। अगर कोई इन्वेस्ट करता है निवेशक इक्विटी में, डेट में, कॉम्बिनेशन पे, 10-12% तो वक्त से आपकी ग्रोथ आ जाती है। माना कि पिछले साल निफ्टी ने नहीं किया बट फिर भी हमारे क्लाइंटों ने 5-7% की ओवरऑल रिटर्न बनाई थी, बट वो ज्यादातर 10 से 12% होती है। दैट्स द फर्स्ट लिवर ऑफ ग्रोथ। दूसरी लिवर ये होती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग 8,400 क्लाइंट है उनके पास 30-40-50,000 करोड़ बाहर है, वो हमें ज्यादा पैसे देते हैं जैसे उनके साथ हमारा रिश्ता बनता है और उनको एहसास होता है कि हम ज्यादा ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर नहीं करते। तो उसकी वजह से वॉलेट शेयर जो पेनिट्रेशन होती है वो सेकंड लेवल ऑफ ग्रोथ होती है। तीसरा ये होता है कि जो ये क्लाइंट्स, जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, वो अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, वो है क्लाइंट रेफरेंसेस। उसकी वजह से नए क्लाइंट्स जो आते हैं, जैसे लास्ट ईयर 1300 नए क्लाइंट फैमिलीज आए थे, तो उसकी वजह से एक नई ग्रोथ आती है। चौथा, अगर हम कोई आरएम मार्केट से लेते हैं, हायर करते हैं, जो हमारी बनत में बैठता है, ढलता है कल्चर में, उसको आप हायर करते हैं तो उनके ऑलरेडी रिश्ते 50-100 बने हुए होते हैं, वो भी आते हैं। सो द न्यू आरएम एडिशन इज द फोर्थ लेयर ऑफ ग्रोथ। सो ये 4 जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ के पिलर्स हैं, इसके आधार पे हमारा ये मानना है कि 20-25% की ग्रोथ साल दर साल सदियों तक इस बिजनेस में अगर आप क्लाइंट का भला करेंगे तो जरूर आएगी। क्योंकि एचएनआई जैसी जो कम्युनिटी है वो स्मार्ट कम्युनिटी है, इसीलिए वो इंडिया के 1% इंटेलिजेंट लोगों में से है। तो उनको अगर आप उनका भला करेंगे तो आपका भला निश्चित है। सो दैट्स द स्ट्रेटजी वी ऑपरेट इन। ठीक है, फिरोज का कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है राठी जी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए कुछ चुनौतियां भी हैं इस वक्त की। अगर हम बाजार की बात करें, इस वक्त की अगर हम इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ब्याज दर बढ़ती हैं तो सीधे सीधे सेविंग्स पर अटैक करती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है ऑन ग्राउंड वो किस तरह का है? क्या आप कोई हेजिटेंस देख रहे हैं मौजूदा माहौल में? तो इसमें देखिए, जो सेंटिमेंट है पिछले 1-1.5 साल में मार्केट आगे नहीं बढ़ा, परंतु आप देखिए कि मार्केट में नीचे जाने में भी रेजिस्टेंस है, नीचे जा रहा है, परंतु पैसा अभी भी म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेट हो रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है और एसआईपी का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अपनी जीडीपी की ग्रोथ इंडिया की बहुत अच्छी है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ अपने आ रही है, कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए मार्केट के सेंटिमेंट अभी थोड़े जरूर डिफिकल्ट है, परंतु मेरा मानना है कि सेंटिमेंट सुधर रहे हैं, सुधरेंगे। और दूसरा ये भी है कि उसके कारण इफेक्ट हमारा तो ये मानना है कि अगर मार्केट अच्छा नहीं हो तो उस समय एक ज्यादा अच्छा एक अवसर है इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं और जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है कि भाई आप उस समय आप इन्वेस्ट करें जब मार्केट में, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब भी मार्केट थोड़ा सा भी अगर वीक हो उस समय इन्वेस्टमेंट करने का आपके लिए बहुत अच्छा जरिया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेंटिमेंट जो है ब्रॉडली ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक इसलिए मैं ज्यादा नजर आ रहा हूँ कि जो जीडीपी ग्रोथ के जो सामने आंकड़े हैं, जिस तरह का बजट का आप देखा आपने पिछले साल का बजट में परफॉर्मेंस, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट रेट का फियर था, इन्फ्लेशन का फियर था, वो कम होते जा रहे हैं। इस बार इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने नहीं बढ़ाई। ये सब मामले पॉजिटिव धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। उसका देखिए असर कम्युनिकेशन में समय लगता है नीचे तक पहुंचने में, परंतु हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इस बात को हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि भाई आगे फ्यूचर अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है और इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। और इसीलिए हमारे लास्ट ईयर में भी इन स्पाइट ऑफ दैट
हमारे यहाँ इनफ्लो इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी फंड्स में बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, तो ओवरऑल माहौल काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है बाजार के लिए। लेकिन फिरोज फिर आपसे समझना चाहेंगे कि इस समय इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या अट्रैक्ट कर रहा है और इन्फ्लोज कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसको आप सेग्रीगेट भी करिए, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में किस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या पसंद आ रहा है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से इन्वेस्टर्स दूरी बना रहे हैं। क्योंकि हम कई सारे प्रोडक्ट लाइंस नहीं करते, हम वही करते हैं जो हम अपने पैसे के साथ करते हैं, वही रेकमेंड करते हैं क्लाइंटों को। तो एक्विटी म्यूचुअल फंड हैज टेकन द लायन शेयर ऑफ एलोकेशन, इसीलिए 47% हमारे ओवरऑल एसेट्स का एक्विटी म्यूचुअल फंड में आ चुका है, क्योंकि वो 37 से 46 गया, 46 से 47 48 पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द टोटल ओवरऑल एसेट्स। सो द लायन शेयर जो नया पैसा आया है वो एक्विटी म्यूचुअल फंड में आया है। जनरली हमारा ये मानना है, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जब मार्केट नीचे हो तब खरीदनी चाहिए, बट काफी लोग खरीद नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती। बट हम हमारे क्लाइंट को बहुत लर्निंग कर्व के माध्यम से वी टेक देम अप द लर्निंग कर्व। इसीलिए जब मार्केट गिरती है तो ये प्रश्न नहीं पूछते कि मार्केट क्यों गिरी, वो ये पूछते हैं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। वरना हमेशा मार्केट गिरती है तो सब पार्टिसिपेंट ये पूछने लग जाते हैं कि क्यों गिरी। सो वी हैव acclimatized our clients to be prepared for a market fall। हर साल मार्केट 15-17% ऊपर के तरह से नीचे की तरह पे गिरती है, तब हमारे क्लाइंट्स खरीदते हैं। तो लास्ट ईयर ऑल्सो लायन शेयर ऑफ द न्यू मनी वेंट इनटू एक्विटी म्यूचुअल। ठीक है, तो फिरोज आपसे ये जानना चाहेंगे, जो इक्विटी मार्केट का शेयर आपका है वो 1% के आसपास फिलहाल है और आपका प्लान ये है कि आप उसको 2% से लेकर 3% तक बढ़ाएंगे। आप क्या इसके लिए कोई आप टाइमलाइन शेयर करना चाहेंगे, कोई अंदाजा आप दे पाएंगे कब तक ये हो जाएगा? देखिए, मार्केट शेयर दो कारणों से बढ़ता है। अगर हमारी 1% की मार्केट शेयर है, 1.2 की मार्केट शेयर है, उसको अगर हमें 3 पे ले जाना है तो इसका पहले समय बता देता हूं। 3 से 4 साल में हमें 3 से 4% की मार्केट शेयर पे पहुंचना है। दैट्स पॉइंट 1। ये हमारी चाह है, ये हमारी डिजायर है, इसकी तरह प्रति हम मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, अब ये दो कारणों से आ सकता है। जो स्कीम्स में हम अपने क्लाइंटों के पैसे लगाते हैं, अगर वो तेजी से बढ़े, उनका प्रदर्शन अच्छा हो, तो मेरी मार्केट शेयर बढ़ती है। दूसरे कारण से बढ़ सकती है क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री एक मात्रा से पैसे कलेक्ट कर रही है, जिसको कहते हैं नेट फ्लोस, एक्विटी में जितने नए पैसे आ रहे हैं उसमें अगर हमारी मात्रा ज्यादा हो, हम ज्यादा पैसे कलेक्ट कर रहे हैं रिलेटिव टू द इंडस्ट्री, लाइक लास्ट ईयर अगर हम एसआईपी की फ्लोस छोड़ दें, जो बचा नेट मोबिलाइजेशन एक्विटी म्यूचुअल फंड में कैम्स के डेटा के हिसाब से जो आया है, उसमें 17% का नया पैसा आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के माध्यम से आया है। तो मार्केट शेयर 1% है ऑन AUM, बट नेट फ्लोज में शेयर 16-17% थी लास्ट ईयर, एसआईपी का आंकड़ा छोड़ के, क्योंकि एसआईपी पे हम इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि हम HNI से फोकस करते हैं। सो इफ माय नेट मोबिलाइजेशन की जो शेयर है इंडस्ट्री के मुकाबले, अगर मैं 16% पैसा ला रहा हूं और इंडस्ट्री 83 ला रही है, तो जाहिर सी बात है मेरी 1 की मार्केट शेयर एक ना एक दिन 2-3 हो जाएगी। और अगर जो स्कीम्स मैं चूज कर रहा हूं, मेरे क्लाइंट्स के जब पैसे लगे हुए हैं उनके प्रदर्शन अच्छे होंगे, तो NAV बेहतर होगी, तो मेरी मार्केट शेयर बढ़ेगी। इन दोनों पे हमने नजर रखी हुई है, ये दोनों को हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है। आई होप वी आर एबल टू फुलफिल आवर डिजायर ऑफ 3 to 4% मार्केट शेयर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। राठी साहब, फिर आपसे समझना चाहेंगे, आपने अपने AUM ग्रोथ के लिए 20% का जो लक्ष्य है वो तय किया गया था और उससे थोड़ी ही कमी रह गई है। अब FY24 के लिए क्या गाइडेंस देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माहौल भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऐसे में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए क्या 20 से 25% की ग्रोथ की गाइडेंस आप अचीव कर पाएंगे? अभी हमारी AUM करीब 39,000 करोड़ है और हमारे मानना है कि एक वर्ष में जाके ये 47,000 करोड़ से ऊपर जाएगी। इस बार 20% से कम रहने का कारण भी आपको पता है कि इस बार मार्केट बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा और इसलिए जो म्यूचुअल फंड में जो AUM थी उस पर ग्रोथ नहीं आई। जो इस साल तो बिल्कुल लगता है कि 8-10% ग्रोथ उसी में आनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जो 20% का हमारा टारगेट है वो एक कंजर्वेटिव टारगेट है, जो 47,000 करोड़ का हम दे रहे हैं, और हमको तो पूरी उम्मीद है कि हम उसके आगे ही बढ़ेंगे। वहां तक पहुंचना बिल्कुल हमको मुश्किल नजर नहीं आता है। जो हमारे इस साल का भी एक्सपीरियंस लें तो उसको देखते हुए भी 20% की ग्रोथ जो है वो एकदम कंजर्वेटिव लगती है। ठीक है, ठीक है।
फिरोज, आखिरी सवाल आपसे। हाल फिलहाल हमने जो देखा है कि डेट फंड को लेकर रेगुलेशन में चेंज हुआ है, एलटीसीजी को लेकर, आप ही बताइए कि फंड फ्लोज का किस तरह का असर आया है, अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो, और अगर आपकी भी कंपनी की बात करें तो। यस जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के इनफ्लोस पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि डेट लॉन्ग टर्म एसेट, उस पे इंडेक्सेशन मिलती थी। इंडेक्सेशन की वजह से नेट इफेक्टिव टैक्स सिर्फ 4-5% रह जाता था, इक्विटी से भी कम टैक्स रह जाता था। और ये जो टैक्स की चेंज आई है, इसीलिए आई है क्योंकि सेक्शन 48 में बॉन्ड्स डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। तो सेक्शन 50A भी थोड़ी पैरिटी लाने की कोशिश किया है बैंक की एफडी और डेट फंड में। तो इसमें इंडस्ट्री में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री में काफी इनोवेशन होगी। देखिए, इक्विटी, हर इंसान के पास इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है। अगर इसको मिश्रण की तरह वो प्रोडक्ट को बंडल करेंगे तो टैक्स की इंपैक्ट नहीं है। तो आई थिंक आगे चलते हुए बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जैसे इक्विटी सेविंग स्कीम की जो कैटेगरी है, हाइब्रिड की जो कैटेगरी है, पहले जिसको मंथली इनकम प्लान कहते थे, इन कैटेगरियों में बहुत सारा लॉन्ग टर्म पैसा आएगा, क्योंकि मिक्स करने पे, रिस्क लेने पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी प्रोडक्ट्स पे ये रोक लगा दी गई है। कोई भी प्रोडक्ट में 35% की इक्विटी हो तो उसको टैक्स की जो छूट है वो बरकरार है इंडेक्सेशन की। तो आई थिंक प्रोडक्ट बंडलिंग विल चेंज, बट एचएनआई पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आनंद राठी वेल्थ पे नेग्लिजिबल इंपैक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो डेट के एसेट की मात्रा है वो सिर्फ 10-12% है। क्योंकि हम जो क्लाइंटों को इकट्ठा करते हैं वो उनके पैसे इंटरजेनरेशनल है, उनको इस जन्म में ही नहीं यूज करना है, उनको अपने पोतों को, पोतियों को, बच्चों को देना है। सो इट्स इंटरजेनरेशनल वेल्थ। इन इंटरजेनरेशनल वेल्थ द रोल ऑफ डेट इज वेरी लिमिटेड। दैट्स व्हाई सिर्फ 10% है, और उसकी इनकम भी हम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि डेट में क्लाइंट ही पैसे कम कमाते हैं, तो हमारी भी कमाई कमी होती है। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट आवर रेवेन्यूज और पैट फॉर दैट मैटर। ठीक है, चलिए, अच्छी है, ये सफाई आपने फिरोज दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राठी जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आनंद राठी वेल्थ का मैनेजमेंट हमसे बातचीत कर रहा था। नतीजे दमदार आए हैं इसके, और उसके बाद शेयर में हम देख रहे हैं कि आज 4% का उछाल है और रिकॉर्ड हाइस पर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक के सिलसिले को भी क्विकली शुरू करते हैं, और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा, उसके जरिए आप अपने सवाल पूछिए। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से, सुरेश राय जी। सुरेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, सोना BLW प्रिसीजन 33 शेयर मेरे पास है, 433 का एवरेज प्राइस, व्यू लॉन्ग टर्म है मैडम। आपने ये 1 महीना हुआ सर। ओके, ठीक है। तो सोना BLW, सोना कॉमस्टार, यानी कि 433 का भाव है इनका, और इनकी जो लेवल्स है उसके पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। नितिलेश, आप मदद कर सकते हैं, लेवल्स आसपास ही हैं, जो इनकी जो भी प्राइस लेवल्स है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एवरेज भी किया है। उसके बाद 435 के पास इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, बहुत ही हल्का मुनाफा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका सोना कॉमस्टार पर? माफ कीजिएगा निमेश, आपसे सवाल था। ओके, देखिए, ऑटो सेक्टर के अंदर अगर देखें तो मुझे लगता है कि अब जिस लिहाज से पिछले 3 साल से एज ए सेक्टर एक स्ट्रगल फेस कर रहे थे, अब ग्रेजुअली इसके अंदर हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। और अगर सोना BMW की अगर बात की जाए तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर आप अगर देखें तो जो प्रॉफिट था वो अराउंड सेल्स था वो अराउंड 17% का ग्रोथ किया था, और प्रॉफिट के अंदर जो है वो 23% का ग्रोथ किया था। इस क्वार्टर के अंदर मुझे लगता है कि कंपनी अराउंड 16% से ग्रो हो सकती है नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। और जिस लिहाज से स्टॉक के प्राइस के अंदर हम लोग एक अच्छा करेक्शन देख चुके हैं, यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस, एज ए सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकते हैं और रिकवरी के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1 साल का व्यू है तो अगर आप होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में 600 से 650 का टारगेट प्राइस सेट करके आप होल्ड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर व्यू मेरा बुलिश है और मैं आपको यहाँ से होल्ड करने की ट्राई देता हूँ।
सोना कॉमस्टार को होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, प्रतीक हिमका का सवाल लेंगे जो कि आया है फेसबुक के जरिए, और इनके पास है LIC के शेयर 15,904 रुपए के भाव पर, यानी कि IPO वाले भाव पर इनके पास शेयर हैं। आपसे जानना चाहेंगे निमेश, LIC ये भाव फिर लौट के तो आया नहीं कभी, और बहुत से लोग हैं जो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद क्या पता कभी भाव ये आ जाए, लेकिन 700 रुपये के ऊपर गया था, फिर से शेयर ने यू टर्न ले लिया, 550 रुपये के आसपास का भाव है। क्या समय देंगे, अगर मान लीजिए साल भर 1.5 साल होल्ड करेंगे तो ये भाव आएंगे, या फिर अभी बहुत दूर की चीज है? ये क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? देखिए, जो कंपनी की इक्विटी साइज है वो साइज को देख के IPO का प्राइस आने में मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, अगर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट डिलीवर करना स्टार्ट किया तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे वापस से वो IPO प्राइस आने की। लेकिन जिस तरह से करेक्शन हो चुका IPO प्राइस से हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आधा हो गया स्टॉक, तो यहाँ से 700 रुपये की एक लेवल है जहां पर हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक एक मीडियम टर्म में वो लेवल दिख सकता है। बट ऑल ओवर देखें तो ग्रोथ रेशियो जो है वो कंपनी स्ट्रगल कर रही है और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे मार्केट के हिसाब से, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। बट 700 का टारगेट प्राइस 1 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूर है, 1 साल का समय देंगे तो 700 रुपये तक के भाव यहाँ से ज़रूर आ जाएंगे। तो समझदारी फिलहाल इसी में है कि हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, साल भर आप होल्ड कीजिए, अगर 700 के भाव आते हैं वहां पर फिर से एक बार अपने शेयरों की समीक्षा कर लीजिए। और भी सवालों को शामिल करते हैं, और इस बीच हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है दुर्गेश जी का। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है, 50 शेयर्स 99 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, हल्का नुकसान इनको हो रहा है, बट स्टॉक में हम देखेंगे तो पिछले 1 हफ्ते से एक काफ़ी शानदार तेज़ी बनी हुई है, खबरों में भी रहा है ये शेयर। इनकी खरीदारी के लेवल से थोड़ा नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है, बट रिकवरी अच्छी आई है स्टॉक में, काफ़ी पहले की खरीद लग रही है। उसके बाद हमने देखा था स्टॉक टूटा भी काफ़ी ज़्यादा था, बट वापस से वो लेवल्स दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी? 99 पर लिया था इन्होंने और 92 पर ट्रेड करा, और आज भी स्टॉक में मजबूती है, लगातार एक तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। क्या लग रहा है आपको, और तेजी के लिए रुक सकते हैं स्टॉक में? मुझे अगर आप ये देखें तो काउंटर ने जो अपमूव दिया था उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही है। अपसाइड में आप देख रहे हैं कि 120 124 के आसपास ही काउंटर जाता है, और सपोर्ट एक फॉर्म हो रहा है अराउंड 75 से लेके 80 के जोन के आसपास, तो ये एक रेंज है। हालांकि जिस तरह से वो रिकवर किया इस वीक, अगर आप देखें वीकली तो नियरली 14% ये स्टॉक ऊपर है, गैप अप ओपन भी हुआ है आज भी। मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। एक इमीडिएटली एक सपोर्ट रहेगा अराउंड आज का आप लो के आसपास ही लगा दें सपोर्ट, दैट इज अराउंड 90 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना की सलाह होगी। अपसाइड में इसमें पहला टारगेट विल बी अराउंड 96 क्रॉस होता है, तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 108 105 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड से इसे होल्ड करें, एक छोटा सा एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं 90 के आसपास। तो 90 के आसपास का स्टॉप लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन आगे भी यहाँ पर तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो लेकिन बीच बीच में स्टॉक को रिव्यू जरूर करते रहिए, जब आपके लेवल्स के आसपास आए या थोड़ी और तेजी आए तो वापस से रिव्यू करिए, क्योंकि SCI में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा दिखा है। तो ये रहा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे खास सेगमेंट का मार्केट गपशप। हर वक्त हर समय पर बाजार आपको बड़े सारे मौके देता है, लेकिन उन मौकों को समझना, भापना और फिर निवेश की स्ट्रैटेजी बनाना, ये काम आपको करना होगा, और इसी काम में आपकी मदद करते हैं हम। नमस्कार, बाजार से जुड़ी बड़ी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में समझाने के लिए एक बार फिर हम लेकर आए हैं मार्केट गपशप। दुनिया भर में स्लोडाउन की चिंता के बीच भारतीय इकोनॉमी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इकोनॉमी को सबसे ज्यादा पुश सरकार के खर्च से मिल रहा है। जी हाँ, केपेक्स अनाउंसमेंट आपने सुना
सुना ही होगा, सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे स्पेसेस हैं जिसको बढ़ावा देने की कोशिश है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस में बड़े केपेक्स का ऐलान किया है और इसका असर भी दिखने लगा है। पिछले कुछ महीनों में इन सेक्टर्स में सरकार ने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। ऑर्डर विन से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका सीधा असर इन सेगमेंट्स, इन सेक्टर्स पर भी पड़ रहा है। इन ऑर्डर से कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस में कहां कमाई के मौके हैं, इसी पर हम आज विस्तार से बातचीत करने वाले हैं हमारी 11 बजे के इस खास पेशकश मेगा ऑर्डर्स में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित भी जुड़ गए हैं। सौमित, सरकार की तरफ से भारतीय इकोनॉमी, या कह सकते हैं कि अमृत काल में भारत को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें इस वक्त रंग भी ला रही है। केपेक्स से ही आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। केपेक्स एक बहुत बड़ा थीम था भी, जिस पर हम हर साल बजट के वक्त वॉच आउट भी करते हैं कि क्या कुछ निकल कर आएगा। इस साल केपेक्स थीम से जुड़ा क्या कुछ अहम था जो एंटिसिपेटेड था, और तब से लेकर अब तक डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं? अगर आप देखेंगे, सबसे पहले पिछले 3 महीने में काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर में, रोड इंफ्रा सेक्टर में, डिफेंस बोल सकते हैं आप, रेलवेज में काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स का गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस रहा है केपेक्स की तरफ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो FY23 की बात हो गई। अब आगे चल के भी अगर आप देखते हैं तो FY24 के लिए भी जो ओवरऑल केपेक्स आउटले है करीब 36% हायर है और 9.4 लाख करोड़ रुपीस का ये केपेक्स टारगेट, ऑल टाइम हाई फिगर तो है ही, बट 36% ग्रोथ है FY23 के नंबर के सामने। FY23 में ऑलरेडी हमने देख लिए कितने सारे ऑर्डर विन्स आए हैं, मतलब इससे और ज़्यादा ऑर्डर्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने वाले हैं। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो बढ़ा है, ये किसके वजह से बढ़ रहा है? सबसे पहले तो रेलवेज, उसमें 51% YOY ग्रोथ देखने मिल रहा है। सेकंड है रोड सेक्टर, उसमें करीब 25% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिल रहा है कैपिटल आउटले के तरफ। और डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें FY24 के लिए जो कैपिटल आउटले रखा है गवर्नमेंट ने, वो करीब 1.63 लाख करोड़ रुपीस का है, जो कि 8% ज़्यादा है पिछले साल से। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय गवर्नमेंट का जो फोकस है डोमेस्टिक इंडिजिनाइजेशन के लिए, मतलब डोमेस्टिक कंपनीज को ज़्यादा फोकस करने के लिए, उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करने के लिए, उस पर फोकस गवर्नमेंट का ज़्यादा रहेगा। तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है डिफेंस सेक्टर में, उनके लिए जो एक्चुअल कैपिटल आउटफ्लो होगा या कैपिटल ऑर्डर आउटफ्लो होगा, वो बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस तो है ही ज़्यादा ऑर्डर्स गवर्नमेंट होम ग्रोन कंपनीज को देने के लिए, और प्लस आउटले भी बढ़ गया है। तो इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस स्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस स्पेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाता है आगे के लिए। बिल्कुल सौमित, ये बात आपने सबसे सही कही। और इनफैक्ट ये जो टच बेस किया आपने कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका जीता जागता उदाहरण सौमित 26 जनवरी की परेड थी। और उस परेड में जब स्वदेशीकरण को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया गया, परेड में बटालियन में जितने भी सारे जो भी कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे, वो सारे के सारे स्वदेशी थे, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती थी। गॉन आर द डेज जब हम देखते थे कि सरकार या भारत जो है वो इंपोर्ट्स पर ज़्यादा निर्भर करती थी। इस वक्त अगर हम देखें, भारत में क्षमता है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने की भी, और इनफैक्ट अब भारत की इस क्षमता को देश और दुनिया समझ रहा है, और इसी के चलते एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने की तरफ भारत है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट इन इटसेल्फ है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये भारत के कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, जो कि इस वक्त चाहे रोड एंड इंफ्रा सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स में देखने को मिल रहे हैं। स्वदेशीकरण से लेकर केपेक्स तक सरकार ने काफी कुछ किया है, और ऑर्डर्स की बुलेट रफ्तार, इस पर शेयर्स को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, ये अब जानते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा पोद्दार, मार्केट एक्सपर्ट, जुड़ गई हैं, उनसे हम जानते हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ आप अमूमन जुड़ती हैं बाजार पर अपना नजरिया लेकर, लेकिन इस वक्त हम मेगा ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से भारतीय कंपनी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, रोड इंफ्रा, रेलवे स्पेस में काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते दिखे हैं। इस थीम को कैसे देख रही हैं? आपका ब्रीफ इस थीम पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्नेहा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा है कि बहुत बड़ा थीम इमर्ज हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये थीम हमें लास्ट जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस समय ये थीम देखने को मिला था, और उसके बाद वो 2010-11 तक पीक आउट हो गया था। और ये थीम अब 10 साल बाद ये थीम वापस इमर्ज हो रहा है एक बहुत बिग वे में, एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थ्रो करता है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 years, कम से कम 4 to 5 years। तो कहना, अदरवाइज हम लंबी अवधि की भी बात करें तो 10 साल के लिए थीम बहुत बड़ी थीम है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत डिटरमिन्ड है इस बार इंडिया का स्टैंड पॉइंट इम्प्रूव करने के लिए।
तो इंडिया को एक अगर ग्लोबल मैप पे लेके जाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसके लिए काफी कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि गवर्नमेंट ने की है। और गवर्नमेंट हर एक स्टेप कर रही है, हर एक कोशिश ले रही है, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर सके। अगर हम देखें तो अब है ना, कहते काफी एफर्ट्स ऑलरेडी लिए गए हैं, और इंडिया का जो नजरिया है इंडिया को लेके, वो काफी कुछ चेंज होते हुए नजर आ रहा है। काफी ग्लोबल कंपनीज के अब जो प्लांट्स है वो हमें इंडिया में मैंने काफी ग्लोबल कंपनीज ने अनाउंस कर दिया अपने केपेक्स, अपने प्लान्स सेटअप के लिए इंडिया में। तो जो चाइना +1 है, यूरोप +1 है, वो थीम का इंडिया भरपूर फायदा उठाने के लिए रेडी है। तो गवर्नमेंट का यही है कि इंडिया को हमें लोकलाइजेशन पे पुश करना है। लोकलाइजेशन के थ्रू हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना स्ट्रांग करना है कि हम आगे जाके खुद तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट को भी टारगेट कर सके। तो ये 2 थीम को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट काफी कुछ बेनिफिट्स, काफी कुछ इंसेंटिव्स दे रही कॉर्पोरेट्स को, ताकि है ना केपेक्स को पुश किया जा सके। बिल्कुल। चलिए अब इसे और ज़्यादा आसान बना देते हैं। जहां मेगा ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी आपके टीवी स्क्रीन पर आपने रोड एंड इंफ्रा के कुछ फ्लैशेस देखे थे। रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कितना हुआ है? सौमित, घूमने फिरने की तो शौकीन हम सब होते हैं, और अभी ताज़ा इनफैक्ट मैं उत्तर भारत में ट्रैवल कर रही थी, और जिस तरह से रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट मैंने देखा है, काबिल तारीफ है। जो 10 साल पहले सिचुएशन दिख रही थी वहाँ से लेकर अब तक, आपके किस तरह के यहाँ पर एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आप भी तो घूमते होंगे। रोड्स तो ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी हाई पेस पे डेवलप हुए जा रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा FY22 के पेस से FY23 का रोड डेवलपमेंट पेस कम हुआ है, बट ऑर्डर पेस में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनीज GR इंफ्रा में 17,000 करोड़ के ऑर्डर्स आए। उसी के साथ और भी काफ़ी सारे रोड इंफ्रा कंपनीज, NCC बोल लीजिए, दिलीप बिल्डकॉन बोल लीजिए, सारे कंपनीज में काफ़ी सारे ऑर्डर इन्फ्लोज देखने को मिले। अब NHAI का अगर आप टारगेट देखेंगे तो वो करीब 43,000 किलोमीटर्स बनाने का टारगेट है। उसमें से 20,000 करोड़ को रीडेवलप करने का है, और बाकी का जो है वो नए रोड्स वो डेवलप करना चाहती है FY24 को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा रोड इंफ्रा को लेके, वो ये है कि NHAI की जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हुई है। डेट टू इक्विटी जो है उनका वो 1.2 टाइम्स से कम होकर 0.7 टाइम्स हुआ है। अभी जब डेट टू इक्विटी कम हो जाता है NHAI का, तो उनका ऑर्डर देने की कैपेसिटी और अच्छे से बढ़ जाती है। प्लस टोल्स के रेट्स बढ़ रहे हैं करीब 18%। अभी हमने रिसेंटली सुना था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का बढ़ चुका है, तो इससे भी उनको ज़्यादा कैश इनफ्लो आ सकता है, जिसके वजह से वो और रोड ऑर्डर्स पास ऑन कर सकते हैं इन कंपनीज को, जिनकी वजह से उनका ऑर्डर इनफ्लो हो रहा है, उनका बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है, और उनकी ऑर्डर सर्विसिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो इस वजह से जो रोड इंफ्रा कंपनीज है स्पेसिफिकली, उनको इसका बेनिफिट हो सकता है। और जैसे कि हम नाम में देख रहे हैं, GR इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, NCC जैसे रोड स्पेसिफिक कंपनीज जो है, रोड डेवलप करने वाली कंपनीज, उनको स्पेसिफिकली इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो क्लियरली इनफैक्ट ये सारे के सारे जो बाजार को काफ़ी डीप डाइव कर ट्रैक करते हैं, IRB, NCC, इन सारे के सारे स्टॉक्स में अमूमन जो खबरें आती होगी वो यही है कि ऑर्डर विन, कंपनी को सरकार से ऑर्डर मिला, कंपनी को सरकार से इस तरह के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे, ये सारे डेवलपमेंटल खबरें ही आती हुई दिखी। और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक तो लक्ष्य बना रही है रोड डेवलपमेंट को लेकर, और वो रोड डेवलपमेंट को लेकर लक्ष्य बनाने में NHAI के लिए इस वक्त जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा फीजिबल है, जिसके चलते वो ये सारे के सारे लक्ष्य जो हैं उसे बीट कर सकती है। क्षमता यहाँ पर नजर आ रही है। रोड इंफ्रा पर स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे, क्लियरली IRB इंफ्रा के लिए भी हमने देखा था, अभी ताज़ा टोल कलेक्शन के जो डेटा आया था 21% की बढ़त यहाँ पर सालाना आधार पर। रोड इंफ्रा सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इस सेक्टर का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है पिछले 10 सालों में, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। जी डेफिनेटली ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सेगमेंट है। जैसा कि आपने कहा, आपने अभी उत्तर भारत में ट्रैवल किया और रोड्स में एक्चुअल में डेवलपमेंट दिख रहा है। वही मैंने अभी महाराष्ट्र में रिसेंटली काफी रोड ट्रैवल किया, और जिस तरह का मैंने चेंजेस देखा, आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट काफी कुछ काम कर रही है, और आगे जाके FY23 में थोड़ा सा हमें स्लो डाउन दिखाई दिया इस सेगमेंट में, रोड्स एंड हाईवेज में, बट देन वो स्पिल ओवर होकर FY24 में चले गए हैं। एंड डेफिनेटली FY24 का जो ऑर्डर पाइपलाइन है काफी रोबस्ट दिखाई दे रहा है।
तो डेफिनेटली अब कंपनीज बेनिफिट करेंगी इनसे। और अभी तक क्या था, FY23 में हम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम देख रहे थे फर्स्ट हाफ में। अब एग्जीक्यूशन फ्रंट पे भी काफी इम्प्रूवमेंट हमें ग्रेजुअली दिखाई दे रहा है। सो होपफुली FY24 में एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा, एज वेल एज ऑर्डर इनफ्लोज भी स्ट्रांग रहना चाहिए, तो जिसके चलते वो रेवेन्यू में आपके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करेगा और कंपनी की अर्निंग्स अच्छी रहनी चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफी कम हो गए हैं, सप्लाई चेन इश्यूज भी काफी रिजॉल्व हो गई है, तो डेफिनेटली अपटिक भी हमें मार्जिन्स में दिखाई देना चाहिए। तो ओवरऑल आउटलुक FY24 के लिए काफी रोबस्ट है। एक और चीज़ मैं रोड इंफ्रा में हाईलाइट करना चाहूँगा कि अभी हम इलेक्शन पीरियड में जा रहे हैं और उसके पहले हमने पास्ट ट्रेंड्स में भी देखा है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लोज आ जाती है, तो इस कारण भी आप रोड इंफ्रा का सेक्टर को फोकस में रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशन है। एब्सोल्युटली, तो इन्फ्लोज आने की एक्सपेक्टेशन है, इसके चलते इस सेक्टर पर खास तौर से फोकस होना चाहिए। लेकिन जहां रोड इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं, रेल इंफ्रा पर भी सौमित सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त सीरियसनेस है। सिर्फ रेल इंफ्रा को डेवलप करने में ही नहीं, जो मौजूदा रेल इंफ्रा है उसे रेनोवेट करने में भी। अब अगर आप देखें वंदे भारत से अगर ट्रैवल किया हो आपने, जिस तरह की डेवलपमेंट वहां पर दिखी है उतना ही नहीं, लेकिन मौजूदा जो मेल ट्रेन है, मौजूदा वंदे भारत के अलावा भी जो नए कोचेस हैं उसको भी डेवलप करने के लिए प्लान्स इस हद तक डेवलप किया गया है, चाहे फिर वो लेट्स से फॉर दैट मैटर किसी लोकल ट्रेन की हम बात करें या फिर किसी मेल ट्रेन की, स्लीपर कोच से लेकर AC कोच तक डेवलपमेंट दिखाई देता है। अब रिसेंटली अभी न्यूज़ भी आई थी BHEL और टीटागढ़ वैगन को करीब 80 ट्रेन कोचेस को डेवलप करने की और नए कोचेस बनाने की ऑर्डर मिली थी। उसके पहले 120 का ऑर्डर मिला था RVNL और एक रशियन JV को, तो टोटल 200 वंदे भारत नए ट्रेन की ऑर्डर अब तक जा चुकी है। बट इसके अलावा ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि करीब 1000 और वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट देने वाली, तो ये कितना बड़ा ऑर्डर हो सकता है आप सोचिए। सिर्फ 80 ट्रेन का साइज जो था ऑर्डर का वो 9600 था, प्लस उस पर 35 ईयर्स का मेंटेनेंस का भी ऑर्डर था 13,500 करोड़ का। तो जब 1000 को बनाने का खर्च 120 करोड़ का था, तो अगर 1000 ट्रेन के ऑर्डर आएंगे तो कितना लाखों करोड़ों का ये ऑर्डर हो सकता है, कोई भी सोच ही सकता है। और इसके लिए कंपनीज कौन से है, जैसे टीटागढ़ वैगन है, BHEL है, सीमेंस है, इन सभी कंपनीज को इन ट्रेन मेकिंग्स के ऑर्डर मिल सकते हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये वंदे भारत की बात हो गई। वंदे भारत के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो 12,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इनका भी ऑर्डर आने वाला है। करीब 800 यूनिट का ऑर्डर एक्सपेक्टेड है और ये ऑर्डर जल्द ही अगले 6 महीने में ही आने की एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट को, क्योंकि पिछले हमने काफ़ी टाइम में देखा है कि जल्दी से रेलवे अपने ऑर्डर अनाउंस किए जा रहे हैं। डिले बहुत कम हो रहा है आजकल नए ऑर्डर्स अनाउंस करने में, प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। और ये जो 12,000 HP लोकोमोटिव्स होंगे, इनके ऑर्डर साइज की अगर हम बात करें तो करीब 3.5 to 4 बिलियन US का हो सकता है, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर ये है। प्लस वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स है जो भी करीब $4 बिलियन के आसपास हो सकते हैं, तो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स, करीब 8 बिलियन के ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे लोकोमोटिव्स और वंदे भारत को पकड़ के, तो इतना रेलवे में एटलीस्ट नियर टर्म में एक्सपेक्टेशंस है नए ऑर्डर्स आने के। एब्सोल्युटली, ऑर्डर विन का सिलसिला लगातार, और ये सिलसिला हर दिन, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एक महीने में एक आध या दो ऐसी खबरें आई जाती हैं जो कि ऑर्डर विन्स के लिहाज से काफ़ी हद तक इन सेगमेंट्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट सौमित, आप बताइए, पहले एक क्रेज़ होता था कि प्लेन से फ्लाई करना है, और ये क्रेज़ जो है अब हो सकता है कि एक बार के लिए ऐसा सिचुएशन ऐसी आ गई है कि प्लेन से ठीक है वो एक चीज़ है, लेकिन अब उसके बदले जो ट्रेन्स के नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे वंदे भारत हो गई, तो वंदे भारत ट्रेन में एक बार ट्रैवल करना है। वंदे भारत विस्ताडोम भी है, उसमें भी काफी सारा पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है लोगों का। आप क्या पसंद करते हैं फिर, आप बताइए। शॉर्ट जर्नी हो तो ट्रेन में फिर भी जा सकते हैं, बट लॉन्ग जर्नी के लिए आई वुड स्टिल प्रेफर। लेकिन आई विल टेल यू कि शॉर्ट जर्नी हो या लॉन्ग जर्नी हो, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये जर्नी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेन की डेवलपमेंट इतनी इस वक्त हो रही है। स्नेहा, कमिंग टू यू बैक, बताइए, रेलवे इंफ्रा के डेवलपमेंट पर हम बातचीत तो कर रहे हैं और ये डेवलपमेंट जाहिर तौर पर दिखाई भी दे रहा है। कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को? ताज़ा हमने देखा था RVNL टीटागढ़ वैगन के कंसोर्शियम को वंदे भारत के लिए ऑर्डर मिले। ऐसे ऑर्डर विंस की खबरें जो हैं आए दिन हम सुनते हैं। जी, डेफिनेटली रेलवेज पे गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। अगर हम देखें तो वंदे भारत ट्रेन ही नहीं, हाई स्पीड ट्रेन्स की बात कर लीजिए और ट्रैक मॉडिफिकेशंस या न्यू
ट्रैक्स ले करने की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ग्रिड लाइंस ले करने की बात हो, हर क्षेत्र में लाइटिंग से लेके हर क्षेत्र में है ना रेलवेज में हमें केपेक्स दिखाई दे रहा है और ये हाई स्पीड से ये रोल आउट हो रहा है। सो अगर आप अब देखें तो पहले बहुत लिमिटेड कंपनीज थी जिनका एक्सपोजर था रेलवे सेगमेंट में। अब हर इंफ्रा कैपगुड कंपनी इस सेगमेंट में एंट्री मार रही है क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसमें मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, हमें डबल डिजिट मार्जिन्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए काफी कंपनीज ने अपनी एंट्री इसमें अनाउंस कर दी है या जिनका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था वो भी अब काफी अग्रेसिवली इस सेक्टर में बिड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मोमेंटम रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स डेफिनेटली। तो चलिए, इनफैक्ट आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त जो देख रहे हैं एक एक सेक्टर के साथ साथ हम पिछले 3 महीने के ऑर्डर विंस के स्टेटस भी आपके सामने रख रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑर्डर विंस जिसकी हम बात कर रहे हैं जाहिर तौर पर ये ऑर्डर विंस के नंबर क्वांटम जो है वो काफ़ी बड़े हैं और ये सारी कंपनियों को ये ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। इसका सीधा असर जो है ऑल इन ऑल कंपनी के स्ट्रक्चर पर, कारोबार पर, कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स पर और इवेंचुअली ओवरऑल इकोनॉमी पर तो दिखता ही है। एक बिगर पिक्चर, मेगा पिक्चर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ऑन स्मॉलर फ्रंट भी अगर आप देखेंगे अब विन विन सिचुएशन क्लियरली डेवलप होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस को समित हमने टच बेस तो किया, लेकिन डिफेंस में जब हम बात करते हैं जल, थल और नभ तीनों के शक्ति के लिए, तीनों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इस स्पेस को लेकर काफी ज्यादा सीरियसनेस के साथ कामकाज किया गया और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे डिफेंस से जुड़ी कंपनियां भी जो हैं वो लिस्टेड प्लेयर्स की कैटेगरी में और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। राइट सौमित? थोड़े नंबर्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मार्च महीने में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने करीब 60,500 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर दिए हैं और एक कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया है इसमें वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 60,500 करोड़ में से 27% ऑफ द ऑर्डर्स जो थे वो सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को गए हैं। अब अगर आप इस स्पेस को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की तरफ, ये पहला रीज़न है। उसके बाद गवर्नमेंट इनफैक्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट तो है ही, पहले हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस गुड्स, अभी भी कर रहे हैं, बट अभी गवर्नमेंट का फोकस एक्सपोर्ट्स को लेके भी बढ़ चुका है। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज जो डोमेस्टिक ग्रोन कंपनीज है वो एक्सपोर्ट की तरफ भी फोकस रखे। तो डोमेस्टिक मार्केट तो बढ़ ही रहा है प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है इन डिफेंस कंपनीज को लेके। अब उसके साथ अगर हम देखें तो जो प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे थे हम, FY23 में करीब 68% जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स डिफेंस ऑर्डर्स थे वो डोमेस्टिक कंपनीज को देने की बात कर रही थी। अब ये बढ़ के 75% हो सकता है FY24 के लिए। अब भले ही डिफेंस का जो कैपिटल आउटले है वो 8% से ग्रो कर रहा है, बट चूंकि गवर्नमेंट का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की तरफ फोकस ज़्यादा हो रहा है, उसको अगर हम मिला जुला के देखें तो करीब 19% का ग्रोथ हो सकता है डिफेंस ऑर्डर्स में डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। तो 8% का भले ही कैपिटल आउटले ग्रोथ है, 19% का ऑर्डर फ्लो ग्रोथ हो सकता है ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। तो ये सारा अभी एस्टिमेट्स के अगर हम देखें, जो एनालिस्ट की एस्टिमेट्स है उससे करीब 5 to 6 लाख करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर फ्लो आ सकता है डिफेंस पीस में गवर्नमेंट कंपनीज को। और डिफेंस PSUs जैसे कि HAL, BL, जैसे मैं बता रहा था 27% ऑफ द ऑर्डर विन ऑफ मार्च सिर्फ BL की तरफ गए हैं। उसके अलावा भारत डायनामिक्स, ये सब कंपनीज इससे बेनिफिट कर सकती हैं। इनके ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स है ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू के सामने, तो ये और भी ग्रो कर सकता है। अब ऑर्डर बुक अगर 3 to 4 टाइम्स होता है लास्ट 12 मंथ्स का, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है ये ऑलरेडी अच्छी है। और अगर और ऑर्डर इनफ्लोज आ जाते हैं, करीब 5 to 6 लाख करोड़ की एस्टिमेशन है एनालिस्ट की, तो और ऑर्डर बुक ग्रो होगा, कैश फ्लोज बढ़ेंगे कंपनीज के लिए और ऑब्वियसली अगेन ये इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर सकता है डिविडेंड्स के थ्रू, जो हमने पास्ट में भी देखे हैं गवर्नमेंट कंपनीज काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड्स देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात जो चल रही है, एक बात होती है कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रेंथ। भारत जहाँ पहले हम कई सारे इक्विपमेंट्स, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते थे, अब ये तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई दिख रही है और सिनेरियो या समय दूर नहीं है जबकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएंगे। इनफैक्ट बाहरी देश जो हैं वो भारत से बनी हुई चीज़ों को, भारत की डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे। मार्च के ही महीने के ट्रेंड अगर आप देखेंगे
बीएल को मेजॉरिटी यहाँ पर ऑर्डर विंस मिलते हुए दिख रहे हैं। और पिछले 3 महीने के ट्रेंड्स को अगर देखेंगे तो जो मेजर कंपनियां हैं डिफेंस से जुड़ी, ऑफ कोर्स एचएएल, बीएल तो रेडार पर है ही, लेकिन स्मॉलर डिफेंस रिलेटेड कंपनियां जो हैं उन्हें भी अपनी तादाद में ऑर्डर विंस मिलने का सिलसिला जारी है। ये साबित करता है डिफेंस की ताकत को। स्नेहा, डिफेंस सेक्टर पर आपकी नज़र कहाँ है और सेक्टर की ग्रोथ को आप कैसे देख रहे हैं? जी, डिफेंस सेक्टर में डेफिनेटली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। अगर हम इस साल के अर्निंग्स ग्रोथ को देखेंगे कंपनीज को, तो शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं करे, क्योंकि अभी तक कंपनीज वो एग्जीक्यूशन स्टेज में नहीं पहुंची। इस साल काफी न्यू ऑर्डर्स डेफिनेटली मिले कंपनीज को, बट क्योंकि वो अर्ली स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन है तो इसके लिए वो कैप्चर नहीं हो पाया अर्निंग्स में। लेकिन अगर आप उनके ऑर्डर बुक को देखें तो ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा बल्की हो गया है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि आगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कितना स्ट्रॉन्ग आप ग्रोथ देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रंट पे, और ये FY24 ऑनवर्ड से रिफ्लेक्ट करना चालू भी हो जाएगा। और अगर आप एक वैसे देखेंगे कि सेक्टर का स्ट्रेंथ कैसे ग्रो हुआ है, तो लास्ट 1 to 2 इयर्स में कितनी न्यू कंपनीज IPO के साथ आई है, तो इससे ये दर्शाता है कि इस सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज है और आगे कितना स्कोप रखता है ये ग्रो करने को। जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट का फोकस है इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का, बट केवल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट का फोकस है, जिससे कि वो आगे जाके एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हब बन सके। सो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा लॉन्ग विजन है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना डिफेंस में, और एक एक्सपोर्ट हब की तरह इमर्ज होने का। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के लिए, एंड ऑलरेडी काफी छोटी छोटी कंपनीज इसमें इमर्ज हो रही है, निश कंपनीज इमर्ज हो रही है, जो कि आगे जाके छोटे से बड़े होने की क्षमता रखती है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर को अगर हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो बहुत काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है इसमें। वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। अभी वैल्यूएशंस हमें थोड़े से एक्सपेंसिव दिखते हैं अगर हम TTM बेसिस पे देखते हैं, बट अगर आप एक्चुअल में इनके जो ऑर्डर बुक को देख के अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्शन करो तो डेफिनेटली इनके वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव दिखेंगे। सो इसमें निवेश लंबी अवधि से डेफिनेटली बनता है। लंबी अवधि से निवेश बिल्कुल बनता है। स्नेहा, वापस आपके पास आऊंगी क्विकली इन तमाम सेगमेंट से जुड़े आपके टॉप पिक्स जानने के लिए, रेलवे, रोड, डिफेंस और कैपिटल गुड्स। लेकिन इस बीच जहां हम सारी की सारी पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, सौमित, इट्स ऑलवेज गुड टू डू द स्वॉट एनालिसिस, और अगर कोई रिस्क फैक्टर्स भी यहां पर अगर बन रहे हैं, वैल्यूएशंस के लिहाज से पिक्चर कैसी दिख रही है वो आप बताइए। वैल्यूएशन तो जैसे स्नेहा ने भी बताया कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो वैल्यूएशंस अपने एवरेजेस से काफ़ी ऊपर है सारी कंपनीज के लिए, क्योंकि अच्छा खासा रनअप हमें देखने मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो FY23 में कैपिटल गुड्स ही ऐसा स्पेस है जिसमें सबसे ज़्यादा FI इनफ्लोज आया, करीब $3.1 बिलियन का FI इनफ्लोज FY23 में देखने मिला है। बट वैल्यूएशन एक रिस्क है अभी इन्वेस्टर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ रहा है इस स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो रेलवेज़ में अगर हम बात कर ले, जो अभी रिसेंट ऑर्डर विन था टीटागढ़ के लिए, उन्होंने पहले बिड डाला था 140 करोड़ रुपीस पर ट्रेन का, बट उन्हें ये कम करना पड़ा 120 करोड़ रुपीस पे, क्योंकि L1 बिडर जो था उसने 120 का दिया था। इसलिए L2 बिडर जो टीटागढ़ वैगन और BHEL थे, उन्हें भी अपना ऑर्डर जो वैल्यू था उसे कम करना पड़ा। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ रहा है इस स्पेस में। उसी के साथ अगर थोड़े बहुत टाइम डिलेज या कॉस्ट डिलेज हो जाते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, जो कि एक जनरल रिस्क रहता ही हमेशा कोई भी इंफ्रा या कैपिटल गुड स्पेस में, तो वो एक रिस्क बन जाता है इन कंपनीज के लिए। और हाई इंटरेस्ट रेट, अभी भले ही RBI ने एक पॉज लिया है इंटरेस्ट रेट पे, बट पिछले काफ़ी 6 महीने में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंटली बढ़ाया गया है। तो ये एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है इन कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से सारा जो मार्जिन या उनका जो सारा कैलकुलेशन इम्पैक्ट है वो बिगड़ सकता है। तो ये थोड़े बहुत रिस्क है इस स्पेस में। एब्सोल्युटली। तो नेक टू नेक कंपटीशन के सिनेरियोज बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक डील विंस के लिए इन कंपनियों को अपने कंपटीशन को बीट करना होगा, और ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। साथ ही इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल रहा है अक्रॉस द ग्लोब, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। इंटरेस्ट रेट में इस वक्त अगर पॉज दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह के सेंटिमेंट्स होंगे इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। स्नेहा, कमिंग बैक टू यू, अब इन चारों सेगमेंट से जुड़े आपके टॉपिक समझाना चाहेंगे। शुरुआत कैपिटल गुड्स से करते हैं। बताइए कैपिटल गुड्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आते हैं? क्विकली, हमारे पास समय की पाबंदी है।
देखिए, कैपिटल गुड्स में हमारा सबसे फेवरेट पिक है एल&टी, क्योंकि एल&टी एक काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। हाईवे से लेके हाइड्रोजन, कार्बन से लेके वाटर, रेलवे, पावर, मैंने हर स्पेस, डिफेंस, हर स्पेस में एल&टी प्रेजेंट है। तो वो वेल डाइवर्सिफाइड होने से हर क्षेत्र में वो अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकता है, और प्लस उसकी जो साइज है उस बैलेंस शीट की, उसको नजर रखते हुए वो बड़े से बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है। तो एल&टी एक कैप गुड्स में हमारा फेवरेट पिक रहेगा। अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में बीएल फॉलोड बाय एचएएल हमारा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि रीसेंट ऑर्डर विंस को अगर हम नजर में रखें तो बीएल और एचएएल काफी बेनिफिट किए हैं न्यू ऑर्डर विन से। तो आगे जाके हमें डेफिनेटली वो उनके अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देगा। और बीएल की स्पेशली अगर हम बात करें तो डिफेंस में तो उसने काफी न्यू ऑर्डर्स विन किए ही हैं, बट कंपनी एक स्ट्रैटेजिकली ट्राई कर रही है कि वो डिफेंस से नॉन डिफेंस स्पेस में भी थोड़ा अपना एक्सपोजर इंक्रीज करे, ताकि अगर कहीं डिफेंस में आगे आने वाले समय कहीं भी अगर हल्की सी स्लो डाउन दिखाई दे तो जो नॉन डिफेंस स्पेस है वो उसे कंपेंसेट कर दे। तो कंपनी अपने आप को काफी एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में लगी हुई है, जिससे कि वो काफी रेजिलिएंट रहेगी ओवर द इयर्स। तो बीएल फॉलोड बाय एचएएल हमारा पिक रहेगा डिफेंस में। अगर हम इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा में एचजी इंफ्रा हमारा वन ऑफ द टॉप पिक्स रहेगा, क्योंकि एचजी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो वो गंगा एक्सप्रेसवे का उसे बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है, जो कि काफी फास्ट पेस पे एग्जीक्यूशन चालू है उस प्रोजेक्ट में। एंड कंपनी बात करी कि उसे वो अर्ली एग्जीक्यूशन करके वो 24 मंथ्स में ही कंप्लीट कर देगी, कंपेयर टू 27-28 मंथ्स जो कि टाइमलाइन है। तो डेफिनेटली जो 5,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर बुक है वो उसके अर्निंग्स को बहुत बूस्ट देगा। जी बिल्कुल स्नेहा, आपके सारे के सारे रिकमेंडेशन हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारे व्यूअर्स से यही हिदायत होगी कि हमारे एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन को नोट डाउन कीजिए, सही समय पर इन स्टॉक्स में निवेश का नजरिया भी बनाएं। स्नेहा, काफ़ी विस्तार से आपने हमसे बातचीत की है, आपने एनालिसिस के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज, क्योंकि हम ऑर्डर विंस की बात कर रहे हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ताज़ा इंटरेस्टिंग फुटेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सौमित, आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं और कोलकाता ने एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि अंडर वाटर रेल की फुटेज हम आपको बता रहे हैं। ट्रायल रन यहाँ पर कोलकाता में भारत में पहली बार नदी के नीचे ट्रायल रन एक मेट्रो का होता हुआ दिखा है, और ये आम जनता के लिए जल्द ही खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सफर में सिर्फ अधिकारी और इंजीनियर सवार रहेंगे। एक बार ये ट्रायल रन, ये पायलट रन ठीक ठाक चलने के बाद ये पब्लिक के लिए भी ओपन अप होगा, लेकिन 7 महीने तक रूट पर नियमित ट्रायल रन होता दिखेगा। तो ये है भारत की सुंदरता की तस्वीर, भारत के डेवलपमेंट की तस्वीर और भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर। सौमित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ गपशप में जुड़ने के लिए। अगली बार फिर से गपशप में इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग डेटा और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार। Co-powered by South Indian Bank. Trust meets tech since 1929. ग्लोबल मार्केट्स में जब भी उठापटक होती है